बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 10 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 10। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अच्छा भाई, ये रही आपकी बुक, ठीक है। माजरत पहले तो बहुत बहुत मैं लेट हो गया इसका अगले पार्ट के सिलसिले में, क्योंकि सेकेंड ईयर फिज़िक्स भी आपको चल रही है, न्यू बुक 2024 जो आई हुई है, ठीक है भाई। बुक के मुताबिक हम चलते हैं। रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान जो है, इसमें हमने रिसोर्सेज को डिस्कस किया, ह्यूमन रिसोर्सेज को। ये देखें, पेज नंबर 69 पे हूँ, आप अपनी बुक को देख लें, बुक के मुताबिक चलते हैं हम। पेज नंबर 69 से रिसोर्सेज को डिस्कस किया, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल डेवलपमेंट, फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनमें सॉइल को डिस्कस किया, सॉइल की टाइप्स जो हैं, इंडस बेसिन सॉइल्स, माउंटेन सॉइल्स, सैंडी डेजर्ट सॉइल्स, इसको डिस्कस किया। फिर फॉरेस्ट को डिस्कस किया, फिर फॉरेस्ट जो है उनकी टाइप्स को डिस्कस किया। माउंटेनियस फॉरेस्ट हैं, सब माउंटेनियस फॉरेस्ट हैं, ड्राई वेस्टर्न माउंटेनियस फॉरेस्ट हैं, रिवराइन फॉरेस्ट, कैनाल फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट। फिर एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट को डिस्कस किया। फिर मिनरल्स को डिस्कस किया, ठीक है, और मिनरल्स की टाइप्स को डिस्कस किया। इसमें मिनरल ऑयल को डिस्कस किया, नेचुरल गैस, कोल, आयरन ओर, क्रोमाइट, कॉपर, जिप्सम, सॉल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल। और अब हम एग्रीकल्चर की तरफ आ गए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो आपका शुरू हो रहा है। आप अपनी बुक को देखें, उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर जो है ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है। पेज नंबर 78 से आप देखें तो आपको नज़र आएगा ए, और आगे लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एक तो ये सब हेडिंग है इसकी, एग्रीकल्चर की एक सब हेडिंग क्या है, ये ए, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके अंदर कौन कौन से और टॉपिक्स आ रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगी, कैश क्रॉप्स आएंगी। फिर कैश क्रॉप्स में कॉटन है, शुगर कैन, टोबैको, ऑयल सीड। फिर फूड क्रॉप्स आएंगी, उसमें वीट, राइस, मेज़, सोरगम, मिलेट्स, पल्सेस, बार्ले, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये आएंगे। फिर एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आएगा, ठीक है। और फिर मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा ए चल रहा है यहाँ पर। पेज नंबर 87 पे आप देखें। फिर बी आपको नज़र आएगा इरिगेशन। फिर ये इरिगेशन आगे चलेगा, सोर्सेज ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फिर लाइव स्टॉक की बारी आएगी। यानी कि ये एग्रीकल्चर जो टॉपिक है ना, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। पहले में तो एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है, दूसरी इरिगेशन के बारे में बात हो रही है, और तीसरा लाइव स्टॉक के बारे में बात हो रही है। ये पूरे टॉपिक को जहन में रखिएगा। फिर उसके बाद पेज नंबर 90 से पावर रिसोर्सेज शुरू होता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि ये एग्रीकल्चरल वाला जो टॉपिक है, ये ब्लू हेडिंग आपको नज़र आ रही है, इसमें 3 मेन हेडिंग्स आती हैं। पहली सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है, दूसरी हमारे पास जो है वो सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर के बाद दूसरी इरिगेशन है, और तीसरी जो है वो लाइव स्टॉक। अभी जो हम सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है भाई, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर की तीनों हेडिंग्स जो हैं वो आप पहले लिख लीजिए अपने पास, एग्रीकल्चर, ठीक है। 3 मेन हेडिंग्स, 3 मेन हेडिंग्स। पहला तो सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, ये ए है, कैपिटल ए आपको नज़र आ रहा होगा, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा इरिगेशन, इसी के अंदर आएगा, आबपाशी का निज़ाम। और तीसरा जो है वो लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं ना, सर हम याद भी करते हैं, जहन नशीन भी करते हैं, लेकिन फिर पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं। भाई आप भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि आप सीक्वेंस में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को नहीं रखते। ये जो हमारा दिमाग है ना 1.5 किलो का, ये बोलता है कि यार मुझे इंफॉर्मेशन जो भी आपको मालूमात मेरे अंदर रखनी है वो तरतीब से रखो। अब देखें, ये एग्रीकल्चर वाले टॉपिक के अंदर ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो हमारा शुरू होगा, कौन सा, ह्यूमन रिसोर्सेज का। अब देखें, फिर इसके अंदर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंदर देखें कितनी चीज़ें डिस्कस होंगी, मैंने आपको शुरू में बताई, और यही हमारा टॉपिक है। इसमें हम जो है वो कैश क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे, फूड क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और
इसके अंदर फिर हम एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये इरिगेशन आएगा। समझ में आ गई बात? अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम इसको कर रहे हैं। आज जो हमारी टॉप वीडियो है वो इसके ऊपर है। मैं आपको पहले ही बता दूं वो किसके ऊपर है कि सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, इसको डिस्कस करेंगे हम। इसके अंदर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे और दो किस्म की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इसको उससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर इरिगेशन की तरफ आएंगे, फिर लाइव स्टॉक की तरफ। ठीक है भाई। पीछे क्या पढ़ चुके, अब क्या पढ़ने वाले हैं और आगे क्या पढ़ेंगे, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। पिछला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, पिछला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर देखें, लिंक शो भी हो चुका होगा पिछले पार्ट का। और अगला पार्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के स्क्रीन पे लास्ट में नज़र आ जाएगा। लेकिन मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ कि पिछली वीडियोज़ अगर देखनी है नए आने वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसके बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। कैसे जाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। इसी स्क्रीन के नीचे देखें आप, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर आप क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स, 12 केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, मैट्रिक बायोलॉजी, मैट्रिक केमिस्ट्री, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएंगी। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की नज़र आएगी प्लेलिस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस की आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो मैट्रिक लेवल के लिए पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्लास 10th पाकिस्तान स्टडी। और आपके काम की कौन सी है, क्लास 10 जो है वो बायोलॉजी और क्लास 10 केमिस्ट्री। 3 प्लेलिस्ट आपको क्लास मैट्रिक की नज़र आ रही होंगी। अच्छा, ओल्ड बुक की भी हैं प्लेलिस्ट, इसका भी देखिएगा, मैंने ओल्ड क्लियरली लिखा हुआ है वहाँ पर। तो आप पुरानी पिछली बुक्स जो ओल्ड बुक्स हैं उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन क्योंकि करंट सिलेबस अभी आपका इसका चल रहा है तो आप यहीं पर रहें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है भैया, अब चलें, बातें बहुत हो गई, काम बहुत ज़्यादा करना है। रेडी हो जाइए ज़रा और नोट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है भाई। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हेडिंग डाल दें आप इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। एग्रीकल्चरल के हवाले से सबसे पहली बात, अगर हम पाकिस्तान के मैप की बात करते हैं ना, देखें मैं हमेशा पाकिस्तान का मैप ऐसा बनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये सिंध से शुरू करता हूँ, ये छोटा सा सिंध है, इसके साथ ये बलूचिस्तान है। ये सिंध हो गया हमारा एस से, ये बी से हमारा बलूचिस्तान हो गया, यहाँ ये पंजाब हो गया, और यहाँ ये लंबा सा जो है वो के पी के, इसी के साथ ये हमारा आज़ाद कश्मीर लगता है, ये नॉर्दर्न एरियाज़, ये हमारा ए से आज़ाद कश्मीर का हो गया, और ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, जे/के, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इंडिया ने जिस पे कब्ज़ा कर रखा है, ये वाला जो कश्मीर है, ये ए आज़ाद कश्मीर हमारे पास है। ठीक है। और ये गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है, GB, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है भाई। ये KPK हो गया, बलूचिस्तान, और ये सिंध हो गया। और आपको पता है ये नॉर्थ डायरेक्शन कहलाती है, साउथ कहलाती है, ईस्ट कहलाती है, और ये वेस्ट कहलाती है। ये मैप मैं लाजमी बनाता हूँ ताकि आपको पता लगे क्लियरली कि इस वक्त हम पाकिस्तान के किस हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, ज़राअत की, तो KPK के अंदर ज़राअत की बात करेंगे, बलूचिस्तान के अंदर नहीं, पंजाब और सिंध, और यही हमारे पास अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन भी इनको कहा जाता है। तो लोकेशन अगर देखें एग्रीकल्चर की, लोकेशन मतलब किस जगह पर एग्रीकल्चर हो रही है, अपर एंड लोअर इंडस प्लेन्स, अपर एंड लोअर इंडस प्लेन्स, जिसमें आपका क्या आ जाता है, पंजाब और सिंध आ जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल को
उर्दू में कहा जाता है खाम माल। खाम माल, खाम माल क्या होता है अभी समझा देता हूँ आपको। आपको कॉटन के कपड़े बनाने हैं तो कॉटन के कपड़े बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ से मिलेगी आपको, फसलों से मिलेगी। तो आप कॉटन की, कपास की फसल लगाएंगे, वहाँ से आपको कपास या कॉटन मिलेगी। ये कॉटन जाएगी फैक्ट्रियों में, ठीक है। और फैक्ट्रियों में जाके ये कॉटन जो है इसकी स्पिनिंग होगी, इसके धागा बनेगा, इसका धागा बनेगा। धागा बनने के बाद इसका बनेगा कपड़ा। कपड़ा बनने के बाद फिर क्या होगा, इस कपड़े से आपके ड्रेसेस बनेंगे। देखें, आप ड्रेसेस बनाना चाहते हैं तो खाम माल या रॉ मटेरियल आपके लिए क्या होगा, कपड़ा। जी, कपड़ा, कपास नहीं, धागा नहीं, कपड़ा। कपड़ा इसलिए क्योंकि कपड़े के थान आते हैं ना, ठीक है। तो कपड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कपड़ा ऐसा होता है जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे आता है। आप इस कपड़े पर आगे मज़ीद काम करते हैं, टनों के हिसाब से जो है ना वो थानों में कपड़ा आता है और इसके ऊपर फिर फैक्ट्रीज़ काम करती हैं। इन कपड़ों को नए कलर्स दिए जाते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग की जाती है, इन पे प्रिंट किए जाते हैं और उसके बाद फिर इनसे ड्रेसेस बनाए जाते हैं। तो बोनेंजा को अगर हम लें या ऑक्सफोर्ड को अगर हम लें या कोई भी लोकल हमारी जो है वो मलबूसात बनाने वाली फैक्ट्री है, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वो कपड़ा बनाना अगर कपड़े ड्रेसेस बनाना चाहती है तो उसे कपड़ा चाहिए। ये उनका रॉ मटेरियल है। अब बेकरी वालों की तरफ चलें। बेकरी वालों को बिस्किट बनाने हैं, समोसे बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने बनाया। पकोड़े को तो हटा दें, वैरायटी है बिस्किट्स की, वैरायटी है केक की, सब कुछ है। इसके लिए क्या चाहिए उनको, एक चीज़, आटा। आटा, डो। तो डो उनके लिए उनका रॉ मटेरियल हो गया, खाम माल हो गया। समझ में आ गई बात आपको। तो इसी तरह यहाँ पर ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान में इतने जितना भी रॉ मटेरियल तैयार होता है, देखें पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जितना भी रॉ मटेरियल तैयार होता है उस रॉ मटेरियल का 30%, उस रॉ मटेरियल का 30% कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट दे रहा है, ज़राअत का शोबा दे रहा है। आपके मुल्क की जो पूरी जो रॉ मटेरियल का है ना 30% वो कौन दे रहा है, वो एग्रीकल्चरल दे रहा है। रॉ मटेरियल का 30% जो है वो कौन दे रहा है, 30% ऑफ टोटल, 30% ऑफ टोटल बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर, बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है भाई। तो पूरे मुल्क का खाम माल, पूरे मुल्क का रॉ मटेरियल और उसका 30% कौन दे रहा है, आपका ये एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो दे रहा है सिर्फ। ठीक है। इसके अलावा आपके मुल्क की आबादी का 55%, 55% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, ज़राअत रोज़गार की हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोज़गार की अगर हम बात करें, रोज़गार की अगर हम बात करें तो 55% ऑफ पॉपुलेशन, 55% ऑफ पॉपुलेशन, कि आपकी आबादी का जो 55% पॉपुलेशन है ना, 55% हिस्सा है आपकी आबादी का, टोटल आबादी का 55% आबादी वो किससे मुताल्लिक है, किससे ताल्लुक़ रखती है, ज़राअत से ताल्लुक़ रखती है, एग्रीकल्चरल। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है। यानी कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आपके मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल से। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम, आपको पता है, दूसरे मुल्कों को भी बेचते हैं। ठीक है। दूसरे मुल्कों से भी कुछ चीज़ें हम ख़रीदते हैं। कोई भी मुल्क जो है वो 100% सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, 100% ख़ुद इन्हिसार नहीं है कि हर चीज़ ही भाई वो ख़ुद बना रहा हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर मुल्क को, चाहे वो कितना ही अमीर है कितना ही गरीब है, उसको कुछ ना कुछ दूसरे मुल्क से ख़रीदना ही पड़ता है। तो पाकिस्तान भी कुछ चीज़ें दूसरे मुल्कों से ख़रीदता है और पाकिस्तान कुछ चीज़ें दूसरे मुल्कों को बेचता है। ठीक है। तो जो बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं,
पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान जो ख़रीदता है दूसरे मुल्कों से उसको क्या बोलते हैं, उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट यानी कि ज़राअत से मुताल्लिक जो हमारी एक्सपोर्ट है, जो दूसरे मुल्कों को हम बेच रहे हैं, वो हमें कितना परसेंट अर्निंग दे रही है, 70% अर्निंग दे रही है। सोचिए ज़रा, हमारे मुल्क की टोटल अर्निंग का 70% जो है वो किससे आ रहा है, एग्रीकल्चरल की एक्सपोर्ट से, जो कि हम एग्रीकल्चरल से रिलेटेड चीज़ें हैं दूसरे मुल्कों को बेच रहे हैं और अर्निंग हमें मिल रही है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है, पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है किसके अंदर, वीट, गंदुम में सेल्फ सफिशिएंट है, हमें ज़रूरत नहीं है गंदुम की। ठीक है भाई, हम बहुत सारी गंदुम जो है वो पैदा करते हैं। राइस, राइस में सेल्फ सफिशिएंट है, चावल में। कॉटन, कपास में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, और शुगर और चीनी में सेल्फ सफिशिएंट है पाकिस्तान। मतलब हर साल हमारे मुल्क में इतनी गंदुम, इतना चावल, इतनी कपास और इतनी चीनी जो है वो पैदा होती है, जो हमारे मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा होती है, सरप्लस होती है। तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरे मुल्कों को बेच देते हैं। तो पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इसकी जो हेडिंग आएगी आपकी बुक के मुताबिक, वो क्या है, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है भाई। तो पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें, एग्रीकल्चरल आपके मैप पर किस जगह पर होगा, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, यानी कि कलेक्टिवली पंजाब और सिंध को आप ले लीजिए, ये जगह है। बलूचिस्तान में और KPK में और ऊपर आज़ाद कश्मीर में और इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी एग्रीकल्चरल ज़राअत होती है, लेकिन इतने पैमाने पे नहीं होती। ठीक है। अब ये ए आ गया, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, ये मेन हेडिंग आ गई। ठीक है भाई, आपकी बुक के मुताबिक। अब हमारे पास कितने सिस्टम्स हैं, 2 सिस्टम्स, 2 सिस्टम्स। क्या नाम है, ये मैं लिख देता हूँ। रबी क्रॉप्स, एक सिस्टम जो हमारे पास कहलाता है वो रबी क्रॉप्स कहलाता है। दूसरा जो है हमारे पास खरीफ क्रॉप्स कहलाता है, दूसरा हमारे पास खरीफ क्रॉप्स कहलाता है। अब इसमें रबी को ले लेते हैं, रबी क्रॉप्स जो हैं इसको ले लेते हैं। ठीक है, ग्रोन या सोन कहना इसको मुनासिब होगा, सोन। सोन का मतलब उगाना। साल के कौन से महीने में उगाई जाती है, ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। आपके पाकिस्तान में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो भी फसलें उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, बेसिकली उगाई नहीं, बोई जाती हैं। सोन का मतलब बीज का बोना। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो भी फसलें बोई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, रबी क्रॉप्स। अब ये फसल जो आप बो रहे हैं, सोन मतलब बोना, ये जो फसलें आप बो रहे हैं अक्टूबर और नवंबर में, फिर क्या होगा, आपने इनको काटना भी है। ठीक है, तो कब कटेंगी ये, कटने को हम कहते हैं हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड कब इनको काटा जाता है, ये अप्रैल और मई में जाके इनकी कटाई होती है। अप्रैल और मई में जाके इनकी कटाई होती है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं, इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं, वीट, गंदुम आ जाती है इसके अंदर, वीट गंदुम आ जाती है इसमें। बारले, बारले का मतलब होता है जौ, बारले जौ आ जाता है इसके अंदर। ऑब्लिक ग्रैम, ग्रैम कहा जाता है चने को, चना, चना। ठीक है भाई। तो रबी की क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो बोई जाती हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में। कब कटाई होती है इनकी, अप्रैल और मई के महीने में। और ये कौन कौन सी फसलें हैं, ये गंदुम है, बारले जौ है और ग्रैम चना है। ठीक है भाई। अच्छा, और भी है, नहीं बस यही है। हाँ, ऑयल सीड्स भी हैं, ग्रैम के बाद ऑब्लिक करके यहाँ लिख रहा हूँ,
ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का मतलब ऐसी सारी फसलें जिनसे आपको सीड्स मिलते हैं और उन सीड्स से आप ऑयल निकालते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसी सारी फसलें जिन फसलों से आपको सीड्स, बीज जो है वो मिलते हैं और उस बीज से आप क्या करते हैं? ऑयल निकालते हैं। तो कलेक्टिवली उनको कहा जाता है ऑयल सीड्स। तो ये फसलें ऑयल सीड्स वाली फसलें, और ये गंदम, जौ और ग्राम, ये फसलें जो हैं वो कौन सी कहलाती हैं? रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। इनको अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और कब काटा जाता है? अप्रैल और मई में इनको काट लिया जाता है। ठीक है भाई। खरीफ जो है, अब इसको देख लेते हैं। दूसरा सिस्टम हमारे पास आ जाता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, सोन, सोन किन महीनों में इनको बोया जाता है? मई और जून के महीने में इनकी बोयाई होती है, मतलब इनको बोया जाता है। ठीक है। हार्वेस्टेड कब काटा जाता है? इनको सितंबर और अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में इनको काट दिया जाता है। इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी आती हैं? नोट कर लें। इसमें फसलें आ जाती हैं आपकी राइस, चावल आ जाता है, राइस चावल आ जाता है। ठीक है। और मेज़, कॉटन, शुगर केन, मेज़, कॉटन, शुगर केन, मेज़, कॉटन, शुगर केन, सूरगम, सूरगम जिसको जवार कहा जाता है, सूरगम जिसको जवार कहा जाता है। ठीक है। मिलेट, बाजरा, मिलेट, बाजरा। मैं अभी उर्दू में भी इनके नाम बता देता हूँ, आप नोट करते रहें। ठीक है। तो खरीफ की फसलें होती कौन सी हैं? जो बोई जाती हैं मई और जून के महीने में। कटाई इनकी कब होती है? सितंबर अक्टूबर के महीने में। और ये कौन सी क्रॉप्स हैं? राइस, चावल है, मेज़, जौ है। ठीक है। कॉटन नहीं, बार्ले जौ कहा जाता है। ये हमारे पास मेज़ मकई को कहते हैं, सॉरी, मकई, मेज़ मकई को कहा जाता है, यानी कि वो हमारे पास है ना भुट्टा, भुट्टा, कॉर्न। ठीक है। तो चावल, मकई, कपास, गन्ना, जवार, बाजरा, ये सारी की सारी फसलें कौन सी कहलाती हैं? खरीफ की फसलें ये कहलाती हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा फर्दर डिवीज़न, इसमें अभी एक और हेडिंग ऊपर आएगी, कुछ फर्दर डिवीजन्स भी हैं इसमें। फर्दर डिवीजन्स की हेडिंग डाल लें, यानी कि इन्हीं रबी और ख़रीफ की फसलों को हम एक और तरीके से इनकी फ़र्दर डिवीज़न कर सकते हैं, जिनके बारे में अभी तफसील आ रही है। फ़र्दर डिवीज़न, फ़र्दर डिवीज़न का मतलब है, फ़र्दर मतलब मज़ीद, डिवीज़न मतलब तकसीम, मज़ीद तकसीम जो है इनकी किस तरह से कर सकते हैं हम? फूड क्रॉप्स दो तरह से इनको कहा जाता है, जिनकी अभी हम तफसील देखेंगे। फूड क्रॉप्स ऐसी फसलें जो खाई जाती हैं, आप समझ जाइए इसमें क्या होगा, इसमें सब्जियां होंगी। फूड क्रॉप्स वो फसलें जो खाई जाती हैं, और कैश क्रॉप्स वो फसलें जो बेची जाती हैं। ठीक है। कैश क्रॉप्स वो फसलें जो कि बेची जाती हैं, ये आप इनको उगा के खाते नहीं हैं। जैसे टोबैको है, टोबैको की भी फसल लगाई जाती है, लेकिन टोबैको खाते तो नहीं है ना भाई, खाने की चीज़ तो नहीं है ना। तो ये फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, ये जो फूड क्रॉप है अब इसके अंदर नंबर 1 में, इनकी डिटेल अभी आ रही है आगे। ये जो फूड क्रॉप्स हैं इनमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? राइस, चावल आ जाता है। चावल आपका क्या है? फूड क्रॉप है। मेज़, मकई जो है, कॉर्न, ये आपका फूड क्रॉप है। कॉटन, कॉटन तो नहीं है यार, कॉटन को इसमें शामिल कर लिया। पल्सेस, पल्सेस का मतलब होता है दालें। आपको पता है ना कितनी किस्मों की दालें होती हैं?
माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, पल्सेस दालें, ये भी फूड क्रॉप में आ जाती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी इसके अलावा हैं एटसेट्रा। ठीक है भाई। कैश क्रॉप्स जो हैं, कैश क्रॉप्स वो कौन कौन सी हैं, इनकी डिटेल अभी आएगी। ठीक है, आगे तफसील ही इन्हीं के ऊपर है सारी। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको आप लगाते हैं बेचने के लिए, जैसे कि कॉटन, कपास है, ठीक है भाई, शुगर, चीनी है, टोबैको, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप बोल रहे होंगे सर ये चीनी तो हम खाते हैं, तो चीनी तो हमारी फूड क्रॉप होनी चाहिए। नहीं भाई, चीनी अगर आप नहीं खाएं ना तो आप मरेंगे नहीं, ठीक है, बल्कि ना ही खाएं तो बहुत अच्छा है। इसके बजाय आपको गुड़ खाना चाहिए। बहरहाल, तो चीनी जो है अगर आप नहीं खाते तो आप मरेंगे नहीं। हाँ, अगर आप चावल नहीं खाते, दालें नहीं खाते तो आप मर सकते हैं। ये आपका खाना है, ये आपका खाना है। शुगर आपका खाना नहीं है, ठीक है, शुगर आपका जायका है। ठीक है भाई। टोबैको एटसेट्रा, टोबैको मतलब तंबाकू। अब देखते हैं मज़ीद इसके हवाले से। अब हमारे पास जो आपकी बुक के मुताबिक हेडिंग आएगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स, इन्हीं को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। फूड क्रॉप्स के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स आएंगी, कैश क्रॉप्स के अंदर बहुत सारी हेडिंग्स आएंगी। पाकिस्तान का मैप बना के रखेंगे, हटाऊंगा नहीं मैं भी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हेडिंग डाल लें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, दो तरह की प्रोडक्ट हो गई हमारे पास, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स। तो इसके अंदर कैश क्रॉप्स को ले लेते हैं सबसे पहले, कैश क्रॉप्स। ठीक है भाई, क्या है ये, मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। मेन सोर्स, सोर्स का मतलब होता है ज़रिया, सोर्स का मतलब क्या होता है, ज़रिया, ख़ास ज़रिया है ये किसका, ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को उर्दू में कहा जाता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा, ज़र मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला। दीज आर ये कौन कौन सी कैश क्रॉप्स हैं। अभी ये फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला को एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन नहीं लें, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, कॉटन आ जाती है सबसे पहले। अब कॉटन की डिटेल हम देखेंगे। उसके बाद शुगर केन है, शुगर कैन है। फिर तीसरे नंबर पर टोबैको है। चौथे नंबर पर ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स। अब ये फॉरेन एक्सचेंज को आप ज़रा समझ लें कि ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन, अगर मैं आपसे कहूँ वाटर है, पानी, पानी, इसकी ज़िद क्या है, आप बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं आप हमसे, पानी की ज़िद क्या है, आग है। ज़मीन की ज़िद क्या है, आसमान है ना। वर्ड अपोजिट कहते हैं इसको, अल्फाज ज़िद। इसी तरह फॉरेन जो है इसकी अपोजिट है लोकल। फॉरेन का मतलब होता है दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क, फॉरेन कंट्रीज़। और लोकल का मतलब होता है आपके मकामी। जब हम कहते हैं कि ये लोकल प्रोडक्ट है तो हम इसको मतलब होता है मकामी प्रोडक्ट है, मतलब हमारे मुल्क की ही पैदावार है। दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास होती है जो कि फॉरेन प्रोडक्ट होती है, जो दूसरे मुल्क से आई हुई होती है, ठीक है, जिसको ब्रांड भी कहते हैं हम, इम्पोर्टेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पोर्टेड, जो कि इम्पोर्ट हुई हो, दूसरे मुल्क से आई हो,
ठीक है। तो फॉरेन का तो मतलब आपको समझ में आ गया। एक्सचेंज का क्या मतलब है? एक्सचेंज का मतलब भी आपको पता है। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, लेन देन, लेना देना। मैं आपसे कोई चीज़ एक्सचेंज कर लूँ तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि भाई ये ले लीजिए, आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। क्या कहा मैंने? ये ले लीजिए और आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। इसको कहते हैं एक्सचेंज, लेन देन करना। अब पाकिस्तान ये जो कैश क्रॉप्स बना रहा है, जैसे कि कपास है, ठीक है, किसी मुल्क को कपास की नीड है तो वो उसको बोलता है कि भाई मैं, आपको कपास चाहिए, वो मुल्क बोलेगा हाँ मुझे कपास चाहिए। बोला ठीक है भाई, मेरे पास सरप्लस कपास है। पाकिस्तान कह रहा है मेरे पास सरप्लस कपास है, मैं आपको बेच दूंगा। वो बोलेगा ठीक है मैं आपसे ख़रीद लूँगा, लेकिन पाकिस्तान ये शर्त रखेगा कि आप पेमेंट जो मुझे करेंगे वो मुझे अपनी करेंसी में नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपके मुल्क की जो करेंसी है वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए। पाकिस्तान क्या बोलेगा? मुझे डॉलर चाहिए। वो मुल्क बोलेगा ठीक है भाई डॉलर चाहिए। अब वो मुल्क डॉलर कहाँ से लाएगा? कहाँ है डॉलर? अमेरिका। अमेरिका से डॉलर लेगा। अमेरिका डॉलर उसको ऐसे ही नहीं देगा, ठीक है, उसके बदले अमेरिका उससे गोल्ड लेगा। गोल्ड, क्या कहा मैंने? गोल्ड। तो अमेरिका उससे गोल्ड लेगा, उसके बदले में उसको डॉलर दे देगा और वो डॉलर हमें दे देगा और हम उसको कपास दे देंगे और डॉलर हम अपने पास रख लेंगे। अब हम इस डॉलर का करेंगे क्या? सोचने की बात है ना। इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला। पाकिस्तान ने ये डॉलर जो ले लिए, अब इस पाकिस्तान इस डॉलर का करेगा क्या? पाकिस्तान को खुद भी तो कुछ चीज़ें बाहर से ख़रीदनी होंगी ना, या नहीं ख़रीदनी होंगी? बिल्कुल। पाकिस्तान को ऑयल ख़रीदना है, तो जो मुल्क पाकिस्तान को ऑयल बेच रहा है वो बोलेगा कि भाई ठीक है ऑयल ले लीजिए, लेकिन पेमेंट आप अपनी करेंसी में नहीं करेंगे, बल्कि पेमेंट मुझे किस में करेंगे? डॉलर में करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चलता है। तो पाकिस्तान फिर क्या करेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही डॉलर का रिजर्व रखा हुआ है अपने पास, इसीलिए पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो क्या करेगा? वो डॉलर जो उसने दूसरे मुल्क से लिए थे, वही डॉलर अब अपनी पेमेंट के तौर पर तीसरे मुल्क को दे देगा। ऑयल वाले मुल्क को दे देगा, बोलेगा ये लो भाई डॉलर, मुझे ऑयल दे दो। अब पाकिस्तान ने ये डॉलर लिए, इसको क्या कहेंगे? और पाकिस्तान ने उस मुल्क को क्या दिया? कॉटन दिया। उसको कॉटन की नीड थी, उस मुल्क को शुगर केन की नीड थी, उसको टोबैको की नीड थी, उसको ऑयल सीड्स की नीड थी। पाकिस्तान ने दे दिया। बदले में क्या लिया पाकिस्तान ने? डॉलर लिए। और जब पाकिस्तान को पेमेंट करनी पड़ी तो पाकिस्तान ने अमेरिका से डॉलर नहीं लिए, बल्कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स पड़े हुए थे रिजर्व में, स्टेट बैंक के पास। पाकिस्तान क्या करेगा? फिर पेमेंट कर देगा डॉलर में। ये क्या कहलाता है? इसको ज़र मुबादला कहते हैं। इन डॉलर्स को ज़र मुबादला कहते हैं और इसी को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज, इसी से वर्ड बनता है फॉरेक्स। आसान लफ्ज़ों में मैंने इसके ऊपर आपको बात समझाई है, कभी मौका मिला तो इस पर मज़ीद तफसील से आपको बात करूँगा। तो हर मुल्क जो है पूरी दुनिया में ख़रीदो फ़रोख्त जब होती है तो ये कानून बना दिया गया है कि अमेरिकन डॉलर में ख़रीदो फ़रोख्त होगी। बस बदकिस्मती है हमारी, ठीक है भाई। तो हर मुल्क को क्या चाहिए? अब अमेरिकन डॉलर चाहिए, तभी वो एक मुल्क दूसरे मुल्क से ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है, ठीक है भाई। ये स्टैंडर्ड बन गया और इस चीज़ को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला। तो ये कैश क्रॉप्स जो हैं क्या है? मेन सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है किसकी? फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने का, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, अब इनकी डिटेल्स देखते हैं बारी बारी। पहला हमारे पास क्या है? कॉटन। पहले कॉटन को ले लेते हैं, हेडिंग डाल दीजिए कॉटन, ठीक है भाई। कॉटन के हवाले से पास क्या है? पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं इसके। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो कैश क्रॉप है।
ठीक है भाई, दूसरा लिख लीजिए, सोर्स ऑफ अपलिफ्टिंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, सोर्स ऑफ अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग का मतलब है ऊपर लेके जाना, तरक्की देना, किसको, अपलिफ्टिंग इकोनॉमी ऑफ कंट्री, इकोनॉमी, इकोनॉमी को कहते हैं मईशत, मईशत, मईशत ऑफ कंट्री, मुल्क की मईशत को ऊपर ले जाने में बड़ा अहम किरदार है इसका, कैश क्रॉप्स का। कॉटन को जो है वो आल्सो कॉल्ड, कॉटन को जो है एक और नाम दिया जाता है सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान, सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान, इसको एक और किस नाम से पुकारा जाता है, सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान। मेनली सोन, मेनली सोन, कॉटन जो है कहाँ उगाई जाती है, पंजाब और सिंध में, पंजाब और सिंध में कॉटन जो है वो उगाई जाती है। ये रहा पंजाब और ये रहा सिंध, ठीक है भाई। दूसरे केपी और बलूचिस्तान में भी इसको बोया जाता है, लेकिन लिमिटेड सोन, लिमिटेड सोन, महदूद पैमाने पर उगाई जाती है। कहाँ पर, केपी के, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ठीक है भाई। कॉटन जो है हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, ऊपर लिखता हूँ, अब नीचे जगह नहीं है। 2 टाइप्स की कॉटन जो है वो होती हैं। इसको भी मिटा देता हूँ, मैप को भी, हर स्पेस बने, अब बहुत ज़्यादा लिखना है क्योंकि अब हम मेन टॉपिक पे हम ज़रा आ गए हैं ना, ठीक है भाई। 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स की कॉटन होती है। एक जो टाइप है उसको कहा जाता है इंडाइजिनस कॉटन, इंडाइजिनस कॉटन, और दूसरी जो कॉटन है उसको कहा जाता है अमेरिकन कॉटन, अमेरिकन कॉटन। 2 इकसाम की कॉटन जो है पाकिस्तान में उगाई जाती है, ठीक है भाई। अब अमेरिकन कॉटन के बारे में बात की जा रही है। अमेरिकन कॉटन, लॉन्ग स्टेपल, अमेरिकन कॉटन जो है इसका लॉन्ग स्टेपल होता है, ठीक है। और मोर अटेंशन इज गिवन, और ज़्यादा तवज्जो इसी पे दी जाती है। मोर अटेंशन इज गिवन, अटेंशन का मतलब तवज्जो, ठीक है। तो अमेरिकन कॉटन जो है इसका लॉन्ग स्टेपल होता है, ठीक है, और ज़्यादा तवज्जो जो है इसके ऊपर दी जाती है। यार ये वर्ड मैं देखना भूल गया गूगल से, ये लॉन्ग स्टेपल जो है ये है क्या, तो टेंशन नहीं लो, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। ड्यू टू प्लेंटी ऑफ कॉटन, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद है, ड्यू टू प्लेंटी ऑफ कॉटन, पाकिस्तान में कॉटन बहुत ज़्यादा तादाद में है, इसीलिए नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स को कहा जाता है कपड़ा साजी की सनतें, कपड़ा साजी की फैक्ट्रियाँ, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली मिलें, इनको कहा जाता है टेक्सटाइल मिल्स। नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, बहुत ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल्स की है, इन पाकिस्तान, ठीक है भाई, ठीक है भाई। प्रोड्यूसिंग फाइन कॉटन क्लॉथ, प्रोड्यूसिंग फाइन
कॉटन क्लॉथ्स, इससे जो है बड़े अच्छे अच्छे जो है वो कॉटन के बने हुए कपड़े तैयार होते हैं, प्रोड्यूसिंग फाइन कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन यार्न्स, कॉटन क्लॉथ्स कॉमा कॉटन यार्न्स कॉमा and other cotton based products and other cotton based products। ठीक है भाई, ये कॉटन के हवाले से बातचीत हो गई। अगली जो हमारे पास कैश क्रॉप है वो कौन सी है? शुगर केन। अगली जो है हमारे पास शुगर केन। सोन उगाई जाती है ऑल फोर प्रोविंसेस, चारों सूबों में ये उगाई जाती है। मेन एरियाज़ जो हैं, इसके कौन कौन से हैं? पंजाब, KPK और सिंध। पंजाब, KPK और सिंध। ठीक है भाई। सोर्स शुगर केन जो है वो सोर्स है, ज़रिया है किसका? शुगर का, चीनी का। चीनी जो है हमें इससे हासिल होती है। शुगर केन की जो रेजिड्यू हैं, रेजिड्यू मतलब जो फालतू कचरा वगैरह जो शुगर केन का होता है, आपने शुगर हासिल कर ली शुगर केन से, वो कचरा वगैरह जो है, रेजिड्यू जो है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेकिंग पेपर, इससे कागज़ बनाया जाता है। मेकिंग पेपर, इससे कागज़ बनाया जाता है। सरप्लस शुगर जो है, शुगर आपके पास सरप्लस हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो आप इस शुगर को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं, और फिर उससे क्या आप हासिल करते हैं? अर्न फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला कमाते हैं इससे। अर्न फॉरेन एक्सचेंज, इससे ज़र मुबादला आप कमाते हैं। ठीक है भाई। तीसरी कैश क्रॉप की तरफ चलते हैं। हमारे पास है टोबैको, तंबाकू। टोबैको, सबसे पहले लोकेशन पाकिस्तान में कहाँ पर है भाई? ये तंबाकू जो है कहाँ पर उगाया जा रहा है? KPK में, खैबर पख्तूनख्वा। इसके कौन कौन से शहरों में? पेशावर, मर्दान। पेशावर और मर्दान में तंबाकू की काश्त जो है वो की जाती है। यूज्ड फॉर, ये तंबाकू जब बना लिया जाता है तो यूज्ड फॉर, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? प्रिपेयरिंग सिगरेट्स की तैयारी में। प्रिपेयरिंग सिगरेट्स ऑब्लिक सिगार्स, और सिगार्स की तैयारी में। ठीक है भाई। फ्यू बिग सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज पाकिस्तान में जो है वो कुछ बड़ी जो हैं इन पाकिस्तान सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा आल्सो एक्सपोर्टेड, और ये
एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान करता है तंबाकू को, ठीक है, दूसरे मुल्कों को बेचता भी है। क्या एक्सपोर्ट करता है? टोबैको, तंबाकू जो है इसको एक्सपोर्ट करता है, या इट्स प्रोडक्ट्स, इसके साथ साथ तंबाकू की बनी हुई चीज़ें जो हैं ये भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, ठीक है भाई। कैश क्रॉप्स के अंदर आखिरी जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है वो है ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स, ठीक है भाई। वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स, वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स, बहुत सारी हमारे पास वैरायटी है ऑयल सीड्स की। एक मिसाल आपको दे देता हूँ, जैसे कि हमारे पास कॉटन है, कपास है, कपास आप हासिल कर लेते हैं, ठीक है, और कपास का जो बीज होता है, ठीक है, सीड जो होता है उसको, उससे ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। कपास आप हासिल कर लेते हैं, कपास टेक्सटाइल मिल्स को चली जाती है, और उसी कपास के पौधे में जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनको एक दूसरी फैक्ट्री को भेज दिया जाता है। वो दूसरी फैक्ट्री जो है कपास के इन बीजों से क्या करती है? ऑयल निकालती है, ऑयल निकालती है। तो एक तो मैंने आपको अभी मिसाल दे दी किसकी? ऑयल सीड की। कपास भी जो है उसके भी सीड्स जो हैं उनसे ऑयल हासिल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सरसों का पौधा होता है, उसके फूल होते हैं, उसके बीज होते हैं, उन बीजों से भी जो है वो ऑयल हासिल किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं ऑयल सीड्स। वैरायटी ऑफ ऑयल सीड्स मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके अंदर जो सबसे अहम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो सबसे अहम है कॉटन सीड है, कॉटन सीड है, ठीक है भाई। और ये कॉटन सीड क्या है? ये बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉटन, बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉटन। मतलब आप कपास के जो पौधे लगा रहे हैं, आपका मकसद तो कपास हासिल करना है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कपास है, कपास के बीज नहीं है। लेकिन क्योंकि कपास जब मिल रही है आपको तो उसके साथ साथ बीज भी मिल रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ जो कि आपकी मेन प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एक और प्रोडक्ट भी मिल रही हो, ये इजाफी जो एक और प्रोडक्ट होती है, इसको बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये जो हमारे पास क्या है? कॉटन सीड है। ये क्या है? ये बाय प्रोडक्ट है कॉटन का। हम कॉटन हासिल करने के लिए फसलें लगाते हैं और साथ में हमें ये बीज भी मिल जाते हैं। तो ये बीज जो है और इन बीज से जो हमें हासिल हो रहा है ऑयल, ये हमारे लिए बाय प्रोडक्ट का काम करती है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अदर्स, कुछ और भी जो हैं हमारे पास जो हैं वो रैप सीड्स हैं, रैप सीड है, मस्टर्ड है, मस्टर्ड मीन्स सरसों है, ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स जो है, सीसम है, सीसम है, लिनसीड है, लिनसीड, LIN, लिनसीड, और सनफ्लावर, सनफ्लावर, ठीक है। कॉटन सीड के अलावा ये और भी हमारे पास रैप सीड है, मस्टर्ड सीड है, ग्राउंड नट्स सीड्स हैं, सीसम सीड्स हैं, लिनसीड है, सनफ्लावर है। ये सारी बीज की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिनसे हम ऑयल हासिल करते हैं, ठीक है भाई। मोस्टली प्रोड्यूस्ड ऑन, मोस्टली प्रोड्यूस्ड ऑन, ये ज़्यादातर कहाँ पर इनकी? इरिगेटेड लैंड्स, इरिगेटेड लैंड्स,
इरिगेशन का टॉपिक आगे आ रहा है अभी, ठीक है, लेकिन आपको बता देता हूँ, इरिगेटेड लैंड्स ऐसी ज़मीनें जो आबपाशी की मदद से जिनको तैयार किया गया है। आबपाशी का मतलब ये होता है कि दरिया जो आ रहा है उससे आप मज़ीद नहरें निकाल रहे हैं और वो नहरें जाके क्या कर रही हैं, उन इलाकों में पानी पहुंचा रही हैं जहां पर बारिश कम होती है या होती ही नहीं है। तो ऐसी ज़मीन जो है जिसको आप नहरों के ज़रिए पानी पहुंचाते हैं उसको कहा जाता है इरिगेटेड लैंड्स, ठीक है। तो इन्हीं ज़मीनों के ऊपर जो है ज़्यादातर इन फसलों की काश्त की जाती है, इन फसलों की काश्त की जाती है इरिगेटेड लैंड्स के ऊपर। यूज़र ऑफ सीड्स, यूज़र ऑफ सीड्स, ये सीड्स जो हैं इनको इस्तेमाल करने वाले कौन हैं? वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री। तो किसान जो है वो कपास की फसल जब लगाता है तो कपास की फसल मिल जाती है, ठीक है, और किसान से फिर ये वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री वाले जो है वो भी बात करके रखते हैं कि भाई कपास आप बेच देना टेक्सटाइल मिल वालों को, कपास का बीज जो है वो आप हमें बेच देना। कौन बोलते हैं? वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री वाले। क्यों? ताकि उससे तेल निकाला जा सके, इसीलिए कहा जाता है यूज़र ऑफ सीड्स। इसके इस्तेमाल करने वाले कौन लोग? बट प्रोडक्शन नॉट फुलफिल्ड नीड्स हैंस इम्पोर्टेड। लेकिन ये जो है हमारे पास जितने भी ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, इनसे जितना भी हमें ऑयल मिलता है वो हमारी मुल्क की ज़रूरत के लिए काफ़ी नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम जो है वो इम्पोर्ट भी करते हैं, सम टाइम इम्पोर्टेड, या हम कह सकते हैं सम ऑफ देम इम्पोर्टेड। इनमें से कुछ जो हैं वो इम्पोर्ट भी किए जाते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया, और मैं थोड़ा थक भी गया यार अभी, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स जो हैं इसको अगली वीडियो के लिए रख लें, ये भी ठीक ठाक बड़ा ही है भाई। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।